वही है जो बुरे वक्त में फिसले नहीं और अच्छे वक्त में उछले नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आज का विषय है राजभाषा। यूजीसी नेट द्वारा राजभाषा से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती है और ये टॉपिक हम सभी के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की राजभाषा का प्रयोग कि इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है और राजभाषा में कितने भाषा का प्रयोग शामिल है। राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संविधान में प्रावधान किया गया। कितना से कितना दोस्तों? भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान किया गया। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया 8वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे जो 22 भाषाएं उनमें कौन कौन सी है। पहला आता है असमिया। कौन आता है? असमिया, बहुत उपयोगी है। असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। और जो आगे दिया है दोस्तों, देखते हैं कि उसका प्रयोग किस रूप में आगे दिया गया है। सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये हमारे 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। जब संविधान शुरू हुई उस समय कितनी थी? 14। ये उपयोगी है हम सभी के लिए। 14 भाषा थी। अब संविधान 21वां संशोधन जब हुआ, 21वां संशोधन हुआ, अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़े जाने पर यह 15 हो गई। इसकी संख्या कितनी हो गई? 15। कब हुई? 1967 में। कितना संशोधन में? 21वां संशोधन में यहाँ पर एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। किसको? सिंधी को जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 21वां संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया? तो हम सभी का आंसर होगा सिंधी भाषा। आगे है 71वां संशोधन जब हुआ, उस अधिनियम 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। मतलब 3 जोड़ा गया। कब? 1992 ईस्वी में। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को यहाँ पर 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। अब यहाँ पर संख्या 18 हो गई है। आगे कहता है कि 92 संशोधन के तहत 2003 में इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। किसको? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। कब? 2003 में, 92 संशोधन में। और इस प्रकार यहाँ पर इसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। कितनी? 22 हो गई। ये बहुत उपयोगी, यहाँ पर ये जितनी संख्या देख रहे हैं सभी की सभी बहुत उपयोगी है हम सभी के लिए। आगे कहता है कि संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, मतलब उसको किस किस वर्ग में क्या क्या काम दिया गया है, जो हम लोग ऊपर देखें 343 से 351 के बीच में। अब उसको एक एक अनुच्छेद हम सभी पढ़ने वाले हैं। 343 जो पहला अनुच्छेद है उसमें कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या? राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तथा भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो अंग होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक, जैसे हमारा देश 1950 से हुआ था, तो 15 वर्ष के दरमियान जो
समय था वो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद मतलब 1965 के बाद संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसा प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। मतलब अब उसके बाद से अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा और संविधान मतलब 1965 के बाद हिंदी को अधिकतर उसका देवनागरी लिपि प्रयोग में किया जाएगा। अब आते हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 344 344 इसमें कहता है राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद कितने 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे मतलब बताएं। पहला बिंदु है शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी का आधिकारिक प्रयोग हो मतलब हिंदी जो है ना अधिक से अधिक प्रयोग हो ऐसा उसका प्रावधान या फिर वहां पर सिफारिश करेंगे। दूसरा बिंदु दिया है शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन है मतलब जो है ना अंग्रेजी का जो हम लोग प्रयोग करने के लिए जो एकदम निर्बंधन है मतलब मजबूर है अब उसको हटाने की कोशिश किया जाएगा। तीसरा बिंदु दिया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में और संघ की और राज्य की अधिनियमों के उनके अधीन बनाए गए अधिनिष्ठ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। चौथा बिंदु दिया संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप हैं। संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि का भाषा क्या होगा हिंदी होगा। आयोग के या अपेक्षा की गई या उम्मीद की गई कि वह भारत की औद्योगिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। मतलब अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा किसमें 344 में। अब कहता है कि 345 अनुच्छेद किसी राज्य द्वारा विधानमंडल या विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकार कर सकता है मतलब उसका प्रावधान कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। 345 में अंग्रेजी का बढ़ावा देने का कोशिश किया जा रहा है। ये सभी हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यूजीसी नेट द्वारा यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है और पूछा जाता है 4 लाइन में जिसमें आपको 2 सही या गलत पूछेगा कि इनमें से कौन सा संविधान अनुच्छेद के तहत सही है या फिर गलत है। तो जब तक इसको हम लोग बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसको डिफाइन या वहां पर छाट नहीं सकते। इसलिए हम लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको ध्यान रखेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं कि हम लोग 346 अनुच्छेद में संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। मतलब यहां पर बोल रहा है कि अंग्रेजी एक राज्य दूसरे राज्य में इसका प्रयोग कर सकेगा यदि 2 या 2 से अधिक राज्य या करार देते हैं या मान्यता देते हैं कि उस राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसी पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। मतलब 346 में यह कह रहा है कि आप अगर उस राज्य के शासक द्वारा या प्रशासन द्वारा अगर उसमें मान्यता प्रदान किया जाता है कि हिंदी का प्रयोग या पत्र उसमें आना चाहिए या फिर स्वीकृत करता है तो उसमें उसको अनुमति प्रदान करेगा। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या पर्याप्त भाग या मांग करे मतलब उस राज्य की अधिक मतलब मैक्सिमम जनता अगर मांग करती है डिमांड रखती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र और उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाग को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। मान लीजिए अगर हम झारखंड राज्य से हैं हमारी जनसंख्या अधिक है और हमारी जनता अगर मांग करती है कि हमारी भाषा को एक दूसरी
दूसरी स्थान मिलना चाहिए या उस भाषा में का लेन देन या ऑफिशियल में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसके पीछे राष्ट्रपति उसको शासकीय प्रयोजन या काम में उसको लाने का कोशिश करेंगे। आगे 348 अनुच्छेद में कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे, संसद द्वारा जब तक मान्यता ना करे या उपलब्ध ना करे, तब तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियों अंग्रेजी भाषा में होगी। 348 में दोस्तों कहता है कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधायकों, सांसदों और अधिनियमों, अधिध्यासों, आदेशों, नियमों और विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब हिंदी में भी आप अब चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिग्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। अनुच्छेद 349 में कहता है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाले कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राजभाषा आयोग तथा राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा कि बाद की संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब 15 वर्ष के दौरान। अनुच्छेद 350 350 में कहता है कि पहला बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 350 में कहता है कि अगर आप किसी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं और आपको अंग्रेजी या हिंदी या अदर भाषा नहीं आती, आपका जो मातृभाषा है उसमें अगर आप बोलने आता है तो आप उसमें भी निश्चित रूप से बोल सकते हैं। 350 में ये कहता है। 350 का दूसरा बिंदु में कहता है किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए प्रबंध किया जाएगा। तीसरा बिंदु कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा, मतलब ट्रांसलेटर नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षा उपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, मतलब उसको लेटर देगा तथा राष्ट्रपति उस संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकार में भिजवाएगा। 351 अनुच्छेद जो लास्ट है कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषी का प्रसार करे, मतलब फैलाव करे, आगे ले जाए, उसका विकास करे तथा वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप में शैली और पदों के आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने उसकी समृद्धि सुनिश्चित करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 343 अनुच्छेद से 351 तक जो भाषा का नियम बनाया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होने वाली है और ये जो है हम सभी के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या कहता है। विधान मंडलों की भाषा आगे दिया है। विधान मंडलों की भाषा संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 संसद की भाषा का उपबंध है। कब? भाग 5 अनुच्छेद 120 120 उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। मतलब वो अपना भाषा मातृभाषा के रूप में रख सकता है अपना विचार। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 भाग 6 अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदस्य को उसकी मातृभाषा सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है या दे सकता है। सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति कैसी हुई देखते हैं, क्या परिवर्तन आता है इसमें। 1950 के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सन 1955 बाल गंगाधर तिलक मतलब बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कब? 1955 में। बहुत उपयोगी है। उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इस आयोग में 21 सदस्य थे। कितने? 21
मेंबर्स थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। 1956 में 1957 में रखा गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। 1957 में गोविंद वल्लभ के लिए संयुक्त संसद समिति ने 30 सदस्य थे। कितने? 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा में 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य मनमोनित किए गए थे, जिसका प्रतिवेदन 1959 में दिया गया, 1959 में। संयुक्त संसद समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 अस्थायी आयोगों की स्थापना की। कौन कौन सी? देखिए, पहला था आयोग, उसका वर्ष और मंत्रालय। राजभाषा आयोग कौन है? राजभाषा आयोग, उसका समय रहता 1961 में, और मंत्रालय विधि मंत्रालय। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मिलान के लिए दिया गया था कि राजभाषा आयोग का वर्ष कौन सा था और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आयोग कौन सा वर्ष था। उसके बाद यहाँ पर जो दिया है 67 सन 1976 में राजभाषा विधेय आयोग की समाप्ति कर दिया गया था। और राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम देखिए, राजभाषा अधिनियम कब हुआ था? 1963 में। राजभाषा अधिनियम कब हुआ था? 1963 में। संशोधन कब हुआ था? 1967 में। देखिए, राजभाषा संकल्प 1968 में संकल्पित। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजभाषा नियम 1976। देखिए, राजभाषा अधिनियम है यहाँ पर 1963 में, और नीचे जो राजभाषा नियम है 1976 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं, जो हम सभी आगे देखने वाले हैं कि कैसे उसका बंटवारा हुआ है। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम थे। कितने? कुल 12 नियम थे, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी है। राजभाषा नियम 1976 में के अधीन केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने? 1976 में, 1976 अधीन के तहत 3 भागों में। देखिए, ये भी बहुत उपयोगी है। देखिए, क वर्ग में कौन कौन सा स्टेट आते हैं जो केवल और केवल हिंदी प्रयोग में लाते हैं, उसको क वर्ग में रखा गया है। यहां तक क्लियर है। ख वर्ग में जो आते हैं वैसे राज्य जो द्विभाषी का प्रयोग करते हैं, मतलब हिंदी भी और अंग्रेजी का प्रयोग, दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं। और ग वर्ग में ऐसा राज्य आते हैं, ऐसा स्टेट जो केवल अपने राज्य का भाषा का प्रयोग में लाते हैं या फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, जिसमें आते हैं उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जो केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, कौन है? राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कौन है? हरियाणा, और दिल्ली। इसके साथ साथ और भी रचना है, लेकिन मुख्य जो यहाँ पर हिंदी का मेनली जो प्रयोग में लाते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं कि ख वर्ग में कौन कौन से राज्य आते हैं जो अंग्रेजी भाषा और हिंदी दोनों भाषा का प्रयोग या लेन देन का काम में लाते हैं। जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, ये राज्य हैं। टोटल 5 राज्य जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग में लाते हैं। ग वर्ग में ऐसा राज्य जो केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण भाषी क्षेत्र। कौन कौन से? यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। तो दोस्तों, आज था हम सभी का राजभाषा से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा और कितना हद तक आप लोग को ये एक सफल देना में मदद करता है, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।